ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे आज के इस वीडियो में। हमने ये सीखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वोल्टेज अप्लाइड होती है किसी कंडक्टर पर तो इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अभी किस तरीके से कांस्टेंट होती है हम इसको डिराइव करेंगे। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लेते हैं अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं होल्स के साथ, कुछ इस तरीके से कोलाइड कर रहे हैं। एक रैंडम मोशन होता है व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो कुछ इस तरीके से मैं लिखूं, इस तरीके से आपस में ऐसे कोलिजन हो रहे होते हैं इस तरीके से। तो एंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, वोल्टेज अप्लाइड नहीं है, जो तो नेट मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, वो नेट मूवमेंट जीरो होती है। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग in the direction opposite to the electric field and hence they constitute current, electric current। अब ये जो ड्रिफ्ट है इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसके एक्सप्रेशन को हम डिराइव करेंगे। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, किस तरीके से ये बिहेव करती है, और हमने कैसे पता लगाया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ड्रिफ्ट कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखो। दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, आपको समझने में आसानी होगी। खैर, चलिए अब डिराइव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। अब मैंने जैसे बोला कि कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं एक तरह से। सो दिस इज एन एक इलेक्ट्रॉन है, और कुछ ऐसे ले लेते हैं। ये इस तरीके से कोलाइड हुआ, कोलाइड होके कुछ यहाँ गया, और फिर ये कुछ इस तरीके से यहाँ गया। ऐसे इसकी कोलिजन हो रही। सो और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से लगा दिया है अक्रॉस द कंडक्टर। आई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी दैट वुड बी नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से होगी। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सो दैट वुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये कुछ इस तरीके का होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अब मैं कुछ इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, और इस डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होगी, और ये कुछ इस तरीके से कोलाइड हो रहा है, फिर यहाँ पे जाएगा, और फिर यहाँ पे इस तरीके से। इतना ही अभी लेते हैं, इस पिक्चर को विजुलाइज करते हैं, और इसी से हम अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। सो अच्छा, एक चीज लेते हैं। यहाँ से लेट से, यहाँ से ये स्टार्ट करता है हमारा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से लेके ये कुछ यहाँ पे, ये जो पाथ है, कितना पाथ ये कवर करता है कोलिजन होने से पहले। तो यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ इसकी इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u1 मानता हूँ, सो कोलिजन से पहले, और इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हो गई v1। तो ये एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी कोलिजन से पहले। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, और फिर ये यहाँ पे टकराएगा, तक यहाँ पे मान लेते हैं टाइम इसको लगा t1। फिर यहाँ से ये यहाँ पे जाता है, और फिर इसकी ये टक्कर होती है। यहाँ पे इसको टाइम t2 लगा, और फिर यहाँ से ये कुछ यहाँ पे जाता है, और ये इसका टाइम पीरियड था t3। सो ये t1, t2, t3 ये डिफरेंट टाइम्स हैं, कोलिजन्स के टाइम है। यहाँ से यहाँ तक इसको t1 लगा, यहाँ से यहाँ तक इसको t2 टाइम लगा, और फिर तीसरी कोलिजन में t3 टाइम लगा। मतलब कि t1 टाइम तक ये एक्सेलरेटेड मोशन में था, कोलिजन नहीं हुई थी। और फिर नेक्स्ट कोलिजन के बाद इसको t2 टाइम मिल गया, एक फ्री रिलैक्स टाइम मिल गया ट्रैवल करने का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर उसके बाद इसकी टक्कर हो गई, और इस कोलिजन में इसको, कोलिजन के बाद इसको t3 टाइम मिल गया टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक्सेलरेटेड मोशन करने का टाइम इसको मिल गया। तो ये एक तरह से t1, t2 और ये t3 अलग अलग टाइम पीरियड हैं। कभी कोलिजन पहले हो जाती है, कभी कोलिजन बाद में है। सो ये सब अलग अलग
टाइम पीरियड है। और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वोल्टेज अप्लाई की हुई है कुछ इस तरीके से। अगर मैं बैटरी लगा देता हूँ तो अब इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक का एक्सीलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि बैटरी हमने लगाई हुई है इसके अक्रॉस। अब बात कि हम वेलोसिटी को हम डिराइव करेंगे। अब मैं ये बात करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ की। ये जो पाथ है, ये पाथ एक तरह से कैसा, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन मोशन लेके चलूं और एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, तो मैं एक ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। अगर मैं इसको मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ और दिस इज माय पॉइंट बी, यहाँ पे इस पाथ पे अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालूं, सो इट कम्स आउट टू बी इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस फाइनल वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने ले लिया इसको एवरेज, ये v1 एवरेज कुछ इस तरीके से ले लिया। तो इस पाथ की जो एवरेज आई वो आई u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय 2। और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी टक्कर होने के जस्ट बाद उसकी जो वेलोसिटी थी उसको इनिशियल वेलोसिटी ले लिया, और दूसरी टक्कर होने से जस्ट पहले जो उसकी वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की, उसको हमने v1 ले लिया। एक तरह से इस पाथ की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमने ले ली। अब उसी तरह ये बी पॉइंट से सी पॉइंट एक और कोलिजन होती है, और इसके बीच दरमियान ये पाथ है। तो अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट वुड बी डिफरेंट, इससे डिफरेंट होगी। यहाँ पे ले लेते हैं u2, और टक्कर होने से पहले फाइनल वेलोसिटी होगी v2। तो ये जो हमारी एवरेज हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, u2 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इस तरीके से ही आगे कोलिजन होती है, मान लिया nth कोलिजन में, सो nth केस में जो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी un प्लस vn डिवाइडेड बाय 2। सो ये n कोलिजन, सो n बार हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई अलग अलग पाथ्स की, दो टक्कर के बीच में। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटीज आ गई। अब एक चीज और समझते हैं। अब मुझे इस पूरे पाथ में जब ये टकराता गया और आगे बढ़ता गया, उसकी एवरेज निकालनी है। तो उस केस में मैं कैसे निकालूंगा? सो व्हाट आई डू, मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने एवरेज निकाली है, इनकी दोबारा से एवरेज ले लूंगा। क्या मैं ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते? लेट्स सी, अगर मेरे पास नंबर है 2, 4, 6, अगर मैं इन सब की एवरेज निकालूं तो इट कम्स आउट टू बी, अगर मैं इसकी एवरेज निकालता हूँ, सो एवरेज वुड बी 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, एंड नंबर ऑफ नंबर्स आर 3, सो एवरेज वुड बी 4। तो ऐसे करने की जगह क्या मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ये फर्स्ट टू की अगर मैं एवरेज निकालूं तो 6 प्लस 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आएगी। और इसके बाद मैं इसकी एवरेज निकालूं, 4 प्लस 6 10 डिवाइड बाय 2 5। अब उसके बाद मैं इन दोनों की एवरेज निकालूं, 3 प्लस 5 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो इस तरीके से एवरेज मेरी 4 आ गई, और इस केस में भी 4 आ गई। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस ये हर एक का जो पाथ था दो कोलिजन से पहले, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी उसकी ही एवरेज निकाल रहा हूँ। तो अगर मान लेता हूँ कि मैं एक ओवरऑल एवरेज निकाल रहा हूँ, जो कि होगी इन सब की एवरेज, v1 एवरेज, v2, v3, और प्लस vn, n कोलिजन तक, तो डिवाइडेड बाय n कोलिजन्स हैं, तो ये मेरी कुछ इस तरीके से एवरेज हो जाएगी। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 1/n शो ऑल these velocities are velocities अंडर एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। एंड ओके, पहले इस तरीके से लिखते हैं। मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ इसको सम कर देता हूँ। फाइन, इस तरीके से लिख लेते हैं, समेशन वी आई एवरेज आई इज इक्वल टू 1 एंड टिल n, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ये मेरा एक एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज द ओवरऑल एवरेज
वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं जो कि यहाँ से टकराया, यहाँ गया, फिर ऐसे गया, फिर कुछ इस तरीके से गया। एन नंबर ऑफ कोलिजन्स हुई तो हमने एवरेज कर ली वेलोसिटी की, कुछ इस तरीके से ये मेरा एक्सप्रेशन निकल के आया। अब ये जो वेलोसिटी है मेरी, ये ऑब्वियसली इट इज एन अंडर मूविंग अंडर एक्सेलरेशन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन है। तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखते हैं दैट वुड बी इज इक्वल टू 1/n summation, and I can write this initial velocity ui plus a t, as acceleration is constant, so ti would be i1 और n तक। so ui, अगर i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा u1 इनिशियल वेलोसिटी 1 जो कि यहाँ पे है, और आई टू रख देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 2 जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सारी इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज और सारे जो टाइम, एक तरह से उनको जो रिलैक्सेशन टाइम मिला इलेक्ट्रॉन्स को टकराने से पहले, उनका एवरेज, मतलब ये मेरा T1 है, दिस इज माय T2, दिस इज माय T3। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पहले कोलिजन है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से ऐसे टकराता है, फिर कुछ ऐसे जाता है, फिर कुछ ऐसे जाता है। सो इस टक्कर के बीच में टाइम T1, इस कोलिजन के बीच में टाइम T2, एंड दिस इज T3। सो एंड वोल्टेज इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, सो हमारे पास जो एक्सीलरेशन है दैट इज कांस्टेंट, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। सो टाइम जो है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स वो चेंज हो रहा है, वो अलग अलग है। सो उसको हम ऐड करेंगे, उसका एवरेज लेंगे। और दूसरी तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ थी u1, और ये इनिशियल वेलोसिटी u2, ये अलग है क्योंकि कोलिजन के बाद अलग हो जाता है। हमें क्या पता कि कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगी? ऑब्वियसली कोलिजन के बाद जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी वो यहाँ पे नहीं होगी, अलग होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, वो नहीं पता, अलग होगी। सो इस तरीके से हमने इनिशियल वेलोसिटीज की एवरेज लेंगे, कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। थोड़ा सेपरेट कर देते हैं इसको, इस तरीके से लिख दें समेशन ऑफ 1/n, इसकी अगर एवरेज ले लें, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सलेशन इज कांस्टेंट 1/n समेशन टी आई, आई इज इक्वल टू 1 और nth कोलिजन तक हमने इस तरीके से कर दिया। तो ये हमारी एक ओवरऑल पूरे जो मोमेंट है इलेक्ट्रॉन की, जितनी भी उसकी कोलिजन्स हुई उस टाइम पीरियड में, उसकी हमने एवरेज निकाल दी। ये एक तरह से हमें ड्रिफ्ट बताएगा कि कितना ड्रिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन में। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये सारी इनिशियल वेलोसिटीज की एवरेज है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? देखिए, कोलिजन होती है, यहाँ पे टक्कर हुई, टक्कर होने पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, फिर टक्कर होके दूसरी टक्कर पे यहाँ पे गया, तीसरी टक्कर पे ऐसे, कुछ इस तरीके से। सो अगर मैं इन सब का एवरेज करूं तो इट कम्स आउट टू बी जीरो, या जीरो के बिल्कुल पास ही आएगा अगर हम बात करें तो। अब कैसे हम बोल सकते हैं जीरो ही आएगा? अब इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में कुछ इस तरीके से टकरा रहे हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर कोई चीज आगे जा रही है और पीछे आ रही है तो डायरेक्शन की वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। अगर मैं इसको मान लूं u1 और इसको मान लूं u2, तो जो नेट या इसकी अगर मैं एवरेज निकालूं दैट वुड बी u1, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, -u2 डिवाइड बाय 2। सो उसी तरीके से रैंडम मूवमेंट हो रही है तो वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज को उसकी एवरेज निकालूंगा तो वो ऑलमोस्ट जीरो या बहुत कम आएगी। इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मैं बैटरी हटा देता हूँ, मान लिया मैंने बैटरी हटा दी। जब मैंने बैटरी हटा दी तो अब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, मतलब कि ये जो हिस्सा है ये जीरो है, एक्सेलेरेशन इज जीरो। और व्हाट, हाँ, एक्सेलेरेशन मेरा जीरो हो जाएगा, ये मेरा एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी मैंने नहीं लगाई। तो ये तो जो पूरी जो टर्म है ये खत्म नहीं हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मेरे पास बची क्या? यही तो बची एवरेज, इनिशियल वेलोसिटीज की एवरेज ही तो बची। अब रैंडम मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, अगर ये करंट कॉन्स्टिट्यूट करते, अब अगर मैं एक कोई भी कंडक्टर है उसको हमने ऐसे ही
बिना बैटरी के रखा हुआ है, अगर आप उसको छुएंगे क्या हमें उसे करंट लगता है? तो दैट मीन्स इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की नेट मोमेंट है, नेट वेलोसिटी है, वो जीरो ही होगी। सो दिस बिकम्स जीरो। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जीरो हो गई, क्योंकि अंडर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वोल्टेज हमने नहीं लगाई, तो जो नेट वेलोसिटी है वो तो जीरो होगी, क्योंकि इसमें नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जीरो है। अगर बैटरी नहीं लगी तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। नेट फ्लो जीरो, नेट फ्लो जीरो का मतलब क्या है? इनकी जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो होगी। सो ये हमने हटा दिया। अब मेरे पास क्या चीज बची? मेरे पास बची सिर्फ, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, मेरे पास ये बचा, एक्सेलरेशन 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 n c i। अब ये जो है एक तरह से एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम किस तरीके से? मान लिया कि कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं भाई। जैसे T1 है 1 सेकेंड, T2 मान लिया 2 सेकेंड्स, एंड T3 इज 3 सेकेंड्स। सो मतलब पहली कोलिजन में, दो कोलिजन्स के बीच में 1 सेकेंड का टाइम है, फिर नेक्स्ट कोलिजन के बीच में 2 सेकेंड का टाइम है, और तीसरी कोलिजन के बीच में 3 सेकेंड का टाइम है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, और कितनी कोलिजन हुई? 1 2 3। तो जो मेरा एवरेज टाइम आया वो आया 2 सेकेंड्स। तो इसी तरीके से ये जो टाइम पीरियड है, ये जो अलग अलग कोलिजन्स के बीच में जो टाइम था उसका एवरेज है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, दैट इज एक्सेलरेशन, इसको पूरा टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जो कि हमने एवरेज ले लिया। और फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल एट अंडर पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस रिमेन्स फिक्स्ड, ये कांस्टेंट रहता है, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। और हमारा जो एक्सेलरेशन है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। कैसे? क्योंकि जो बैटरी के अक्रॉस हमने बैट लगाए हुआ है, जो दैट इज कांस्टेंट। तो इसको मैं जो ये निकल के आई मेरी, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है, क्या हम इसको किसी और टर्म में लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन क्या, कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास नॉन पैरामीटर्स क्या क्या हैं? सो एक्सेलरेशन इज व्हाट? अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन आखिर है क्या? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन इज एंड फोर्स बाय मास। मास, किसके मास की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहे हैं। और फोर्स क्या है? फोर्स हम कैसे निकालेंगे? फोर्स कौन पैदा कर रहा है? बैटरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इन्फ्लुएंस में तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं। सो फोर्स वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ऑल दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नेगेटिव लगा देते हैं, कोई बात नहीं, एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू पता है, ऑब्वियसली जो बैटरी हम ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह मैं कुछ ये लिख सकता हूँ, जो मेरी ड्रिफ्ट velocity है, that is equal to acceleration E small e, that is charge of electron, electric field divided by m। इसका ऐसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एंड टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब आप देखो कितनी मजे की बात है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये भी कांस्टेंट है फॉर पर्टिकुलर मटेरियल अंडर फिक्स्ड अंडर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये भी फिक्स। तो एवरीथिंग इसमें, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन निकाला, सब कुछ इसमें कांस्टेंट वैल्यू है। तो कितने मजेदार बात यह है कि इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आई इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितनी निकल के आई? एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई। तो ये तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली एक इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरीके से दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कांस्टेंट इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कांस्टेंट क्यों होती है, इसका हमने क्वालिटेटिव डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। बिकॉज जब कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स को डेसिलरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करता है, तो ये चीजें बैलेंस आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव
under in a constant with a constant velocity. Thank you.